हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके मार्केटिंग रिसर्च के यूनिट 2 के बारे में, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नोट्स हैं मार्केटिंग रिसर्च के, वो जिनकी कॉस्ट 199 है, वो लिमिटेड टाइम के लिए यू विल गेट इट फॉर ₹19। तो अगर आपको नोट्स चाहिए मार्केटिंग रिसर्च के फॉर ऑल द यूनिट्स कंबाइंड, तो वो आपको 19 रुपीज़ के मिलेंगे, जिसका लिंक है गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। इफ़ यू लाइक टू परचेज यू कैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है आपका, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक बड़े और हेटेरोजेनियस जो मार्केट होता है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। तो बेसिकली एक बड़े मार्केट को छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। तो इन ग्रुप्स के कंज्यूमर की नीड्स हो गई, प्रेफरेंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं। अब जैसे इसको हम आगे देखते हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा मार्केट सेगमेंटेशन। इस आइडिया पर बेस्ड होता है कि कस्टमर जो है अपनी वांट्स, बाइंग बिहेवियर, इनकम, लाइफस्टाइल, प्रेफरेंस में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कस्टमर हर एक चीज़ इनकी डिफर करती है। हर एक कस्टमर की जो वांट होती है वो अलग होती है, बाइंग बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, इनकम अलग होती है। तो ये सब उनका अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए पूरे मार्केट को एक ही ग्रुप समझ कर ट्रीट करना इफेक्टिव नहीं होता। तो आपने देखा होगा वैसे काफ़ी सारी सेगमेंटेशन होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबकी इनकम सेम नहीं है, तो अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, तो वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो वो चीज़ डिपेंड करती है हमारा क्या प्रोडक्ट है और हम किस ग्रुप के लेके आ रहे हैं। अब वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए दैट इज आपका मार्केट सेगमेंटेशन है। तो मार्केट को सेगमेंट करके जो फर्म्स होती हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को फोकस करती हैं। बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर सकती हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गई वो इम्प्रूव हो जाती है इससे, और मार्केटिंग रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल हैपन्स बाय मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं या फिर क्या क्या टाइप्स हैं इसके। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है जोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जोग्राफिक सेगमेंटेशन में मार्केट को जोग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। अब जैसे कोई हम देखें एज अ कंट्री हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक कंट्री के लोग वो मे बी उनका जो हमें उनको टारगेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया को हम टारगेट करें तो वो इंडिया हो। अब इंडिया के अंदर भी हो सकता है कोई रीजन को हम कोई टारगेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। कोई रीजन हो गया, स्टेट हो गया, सिटी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी भी बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपनीज जो होती हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करती हैं क्योंकि कंज्यूमर नीड्स लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब जैसे कोई रीजन के अंदर जहाँ पे ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे लेट सपोज आइसक्रीम की डिमांड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और वहीं पे अगर हम ये देखें कि किसी रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आइसक्रीम की डिमांड हो। उस वैसे बाकी प्रोडक्ट्स जो उनसे भी होंगे तो उनकी डिमांड भी डिफर कर सकती है। तो एक मेन इसके अंदर होता है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो होता है वो मार्केट को डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करता है। जैसे एज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, जेंडर हो गया, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गई, ऑक्यूपेशन हो गई, फैमिली साइज, मैरिटल स्टेटस। तो ये क्या होता है, ये सबसे कॉमनली यूज्ड टेक्निक है क्योंकि इससे जो होता है क्योंकि डेमोग्राफिक डेटा इजी टू कलेक्ट होता है और बाइंग बिहेवियर से क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें तो चिल्ड्रन हो गए, यूथ हो गए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। अब जैसे कोई कंपनी है वो अपना कोई टॉय लेके आ रही है, तो बेसिकली उसका टॉय को किसको टारगेट करेगी, दैट इज चिल्ड्रन। और उसी तरह कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि सिर्फ जो यूथ के लिए हैं, जो यूथ के लिए होंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होंगे। तो एक तो इनको आइडेंटिफाई करना, सिंस इनकी एज के बेसिस पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये इजी टू कलेक्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है हमारे बाइंग बिहेवियर से। नेक्स्ट पॉइंट हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कंज्यूमर्स के लाइफस्टाइल हो गई, पर्सनालिटी हो गई, वैल्यूज़ हो गई, इंटरेस्ट और एटीट्यूड पर बेस्ड होते हैं। तो ये फर्म्स हो गए, बिजनेसेस को ये समझने में हेल्प करते हैं कि कंज्यूमर क्या बाय करता है
करके जो बेसिकली ये जो होता है फर्म्स को ये समझने में हेल्प करता है कि कंज्यूमर क्या बाय करता है के साथ साथ क्यों बाय करता है। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाई कंज्यूमर बाय, ये नॉट जस्ट हु बाइज। तो कंज्यूमर उस चीज़ को खरीद क्यों रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर करता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो एग्जाम्पल इसका हो गया हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए फिटनेस प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर लग्जरी लविंग कंज्यूमर्स के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए। तो दैट इज आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंटेशन हो गया दैट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो उस बिहेवियरल सेगमेंटेशन कंज्यूमर्स को एक्चुअल बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे डिवाइड करता है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट वो लेते हैं तो उनकी क्या यूसेज रेट है, उनकी ब्रांड लॉयल्टी क्या है, जैसे एक बार उन्होंने प्रोडक्ट लिया तो बार बार उसी ब्रांड पे आ रहा है या फिर कोई दूसरे ब्रांड में आ रहा है। बेनिफिट सॉर्ट हो गए, परचेज और हो गए परचेज ओकेशंस। तो दैट इज ऑल आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल हो गए रेगुलर यूजर्स होते हैं जो कोई ब्रांड के, या फिर कोई ओकेशनल यूजर्स होते हैं जो कि कभी कभार उस ब्रांड का सामान ले लेते हैं। दैट इज आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज हायरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस। तो हायरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस जो होता है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका यूज सिमिलर कंज्यूमर्स या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। अब जो ये पूरा ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप को हम क्लस्टर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली एक टेक्निक है जिसका सिमिलर कस्टमर होते हैं, सिमिलर कस्टमर्स को ग्रुप में डिवाइड करना होता है। तो दैट है आपका हायरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस। अब वो डिवाइड जो होता है उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में क्लस्टर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, स्टेप बाय स्टेप हायरार्कियल मैनर में बांटे जाते हैं, जिसमें क्लियरली दिखाया जाता है कि इंडिविजुअल आइटम्स कैसे धीरे धीरे ग्रुप्स में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम। इसके अंदर आते हैं आपके स्टेप्स इन हायरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले रेलेवेंट वेरिएबल सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके बेसिस पर कंज्यूमर्स को ग्रुप किया जाएगा। जैसे एज हो गई, इनकम हो गई, लाइफस्टाइल हो गई, प्रेफरेंस हो गई, इन बेसिस पर कंज्यूमर्स को ग्रुप किया जाता है। दैट इज ये जो वेरिएबल्स होते हैं तो इनको पहले सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हमने यूज करने हैं। ठीक है, तो दैट इज आपका फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और सिमिलैरिटी। तो इस स्टेप में डिस्टेंस और सिमिलैरिटी मेजर चूज किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट्स हो गए या फिर रिस्पोंडेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी या डिफरेंस जो है वो मेजर हो सके। तो जैसे जो भी इनका रिस्पोंडेंट्स का जो भी जवाब आता है वो कितना सेम है, कितना उसमें डिफरेंस है, तो उसको भी हमें मेजर करना पड़ता है। तो दैट इज ट्रू सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और सिमिलैरिटी। इसके अंदर एक ये होता है यूक्लिडन डिस्टेंस। इसका एक एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ क्लस्टरिंग मेथड। अब ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा क्लस्टरिंग मेथड यूज होगा। तो मेनली दो टाइप्स होते हैं इसके। तो पहला टाइप होता है इसके अंदर एग्लोमेरेटिव। तो हर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है। तो बेसिकली कंबाइन कर इसके अंदर करते हैं एग्लोमेरेटिव। हर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है। ठीक है, दैट है आपका एग्लोमेरेटिव। नेक्स्ट हो गया इसके अंदर डिवाइसिव। तो उसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज क्लस्टर होता है, एक लार्ज ग्रुप से स्टार्ट होता है और उससे छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज आपका डिवाइसिव मेथड। तो आपके दो मेथड थे, एग्लोमेरेटिव मेथड एंड सेकंड इज डिवाइसिव मेथड। तो उसके अंदर बेसिकली हमें क्या होता है, चॉइस ऑफ क्लस्टरिंग मेथड होता है, कौन सा यूज़ करना है, उसमें क्या करना है। तो बेसिकली ये पॉइंट यही बताते हैं। नेक्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट्स को सिमिलैरिटी के बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप ग्रुप किया जाता है। तो हर स्टेज पर सबसे सिमिलर क्लस्टर्स होते हैं, सबसे सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, उनको मर्ज होते हैं और जो बिगर क्लस्टर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स। ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड स्टेप बाय स्टेप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बेसिस पे वो उनको ग्रुप किया जाता है और हर स्टेज पे जो मोस्ट सिमिलर क्लस्टर्स होते हैं जो उनको मर्ज कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं आपस में और एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है। जिन लोगों में से कुछ हर एक में कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं तो सारी कॉमन चीज़ों को एक साथ मिला लिया और जब एक साथ मिला लेते हैं तो वो काफ़ी एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। दैट इज क्लस्टर, एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है। नेक्स्ट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंडोग्राम। तो डेंडोग्राम एक सिंपल ट्री लाइक डायग्राम होता है
जो हायरार्किकल क्लस्टर जो होता है एनालिसिस में इसको यूज होता है। तो ये बताता है कि डेटा पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स किस सीक्वेंस में क्लस्टर्स में मर्ज हुए। तो बेसिकली डेंडोग्राम क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट द क्लस्टरिंग प्रोसेस को। बेसिकली क्लस्टरिंग प्रोसेस होता है उसको ये बताता है क्या होता है क्लस्टरिंग प्रोसेस। और इससे ये दिखाई देता है कि जैसे क्लस्टर्स होगा डिफरेंट स्टेजेस पर कैसे फॉर्म हुए, हर एक स्टेज पे जो क्लस्टर है वो कैसे फॉर्म हुआ। जैसे स्टेज पे स्टेज 1 के अंदर जैसे स्टार्टिंग का स्टेज था उस पर कैसा हुआ, फिर बाद में स्टेज था उस पर इनका पूरा क्लस्टर्स का पूरा एक ग्राफ होता है। बेसिकली ग्राफ के अंदर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो दैट इज आपका स्टेप्स इन हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस। अब बात करते हैं इसके अंदर डेंडोग्राम जो होता है उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो डेंडोग्राम अगेन एक ट्री लाइक डायग्राम होता है जो हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस में यूज होता है। जो भी हमने ये पढ़ा हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस, ये डेंडोग्राम इसी के अंदर यूज होता है। तो ये बताता है कि डेटा पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स किस सीक्वेंस में क्लस्टर्स में मर्ज हुए हैं। तो इनका क्या सीक्वेंस है जिसमें ये सब मर्ज हुए हैं, या फिर एक साथ जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो एक साथ एक बड़े ग्रुप के अंदर मर्ज हुए हैं। तो बेसिकली डेंडोग्राम यही बताता है। अब बात करते हैं इसका पॉइंट नंबर 1 के बारे में इंटरप्रिटेशन के लिए इसकी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द डेंडोग्राम। तो हर ऑब्जेक्ट इनिशियली एक सिंगल क्लस्टर होता है। तो जैसे जैसे ऊपर मूव करते हैं तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर सिमिलर क्लस्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे मर्ज हो जाते हैं। तो दैट इज आपका पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ द डेंडोग्राम। नेक्स्ट हो गया हाइट ऑफ लिंकेजेस। तो क्लस्टर्स जिस हाइट पर ज्वाइन होते हैं वो उनके डिस्टेंस और डिसिमिलैरिटी को शो करता है। अब जैसे कम हाइट हो गई तो मतलब क्या पता तो कम हाइट हो गई तो मतलब ज़्यादा सिमिलैरिटी है उनमें। अगर उनकी हाइट ज़्यादा है तो दैट इज मतलब ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो दैट इज आपका हाइट ऑफ लिंकेजेस। द हाइट एट विच क्लस्टर्स जॉइन इंडिकेट, जब क्लस्टर जॉइन होते हैं इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस और डिसिमिलैरिटी, जो फर्क होता है इनमें बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट होगा डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स। डेंडोग्राम को एक सूटेबल लेवल पर कट करके क्लस्टर्स डिसाइड किए जाते हैं। जहाँ बड़ा वर्टिकल गैप होता है वही नेचुरल सेपरेशन होती है बिटवीन क्लस्टर्स, दैट इज डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अब इसी पॉइंट को हम थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं उसको हम इन डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ क्लस्टर डिटरमाइन करने का मतलब होता है डिसाइड करना कि डेटा से कितने डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको बना सकते हैं। तो एम होता है कि क्लस्टर्स इंटरनली सिमिलर हो और एक दूसरे से क्लियरली डिफरेंट हो। तो हर एक क्लस्टर जो होता है वो दूसरे क्लस्टर से डिफरेंट हो, यही इसका एम होता है। अब इसके अंदर देखते हैं, पहला पॉइंट इसके अंदर हो गया यूजिंग डेंडोग्राम। तो डेंडोग्राम को सूटेबल हाइट पर कट करके क्लस्टर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो डेंडोग्राम में लार्ज वर्टिकल गैप हो गया, नेचुरल सेपरेशन को शो करता है और एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करता है। तो दैट इज आपका थ्रू डेंडोग्राम हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स। पहले तो ये हो गया। सेकेंड हो गया सडन इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो जब दो क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर मर्ज होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए कट टच तो बेसिकली बिग जंप से जस्ट पहले किया जाता है ताकि रीजनेबल क्लस्टर्स जो होते हैं वो मिल सके। तो दैट इज आपका सडन इंक्रीज इन डिस्टेंस। थर्ड होगा प्रैक्टिकल एंड मैनेजरियल जजमेंट। तो फाइनल नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जब बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स होते हैं तो उनको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और जब बहुत कम क्लस्टर्स होते हैं तो फिर ये हो सकता है कि इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो होते हैं उनके बीच में वो हाइड हो जाए। तो इनका एक एप्ट नंबर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट नंबर होना चाहिए। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स प्लस मैनेजरियल जजमेंट दोनों को कंसिडर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज आपका डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज के मीन्स क्लस्टरिंग। तो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग एक नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग टेक्निक है। पहले हमने देखी थी हायरार्किकल क्लस्टरिंग टेक्निक, तो ये है नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग टेक्निक, जिसमें रिसर्चर जो होता है पहले ही डिसाइड करता है कि कितने क्लस्टर्स को कहते हैं के, तो कितने क्लस्टर्स बनते हैं इसके अंदर, ये एडवांस में ही डिसाइड हो जाता है।
तो इस मेथड में डेटा पॉइंट्स को इस तरीके से ग्रुप किया जाता है कि हर ऑब्जर्वेशन उस क्लस्टर में जाए जिसका एवरेज या फिर जिसका मीन जो होता है उसके सबसे नियरेस्ट हो। ठीक है, तो इस मेथड में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस मेथड में डेटा पॉइंट्स को इस तरह ग्रुप किया जाता है कि हर ऑब्जर्वेशन उस क्लस्टर में जाए जिसका एवरेज उसके सबसे नियरेस्ट हो। ठीक है, दैट इज आपका के मीन्स क्लस्टरिंग। ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट एवरेज। तो उसके अंदर मेन गोल यही होता है कि विद इन क्लस्टर जो है सिमिलैरिटी ज़्यादा हो और बिटवीन क्लस्टर्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो। द मेन गोल is to make clusters as similar as possible, to make groups as similar as possible and as different as possible between clusters। दो क्लस्टर्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फर्क हो और क्लस्टर्स के अंदर कम से कम फर्क हो। अब नेक्स्ट हो गया इसके अंदर चूजिंग द वैल्यू ऑफ के इन के मीन्स क्लस्टरिंग। तो के चूज करने का मतलब होता है डिसाइड करना कि क्लस्टरिंग से पहले कितने ग्रुप्स बनाने हैं। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ के मीनिंगफुल, डिस्टिंक्ट और मैनेजेबल क्लस्टर्स बनाने में हेल्प करती है। अब देखते हैं इसके मेथड्स क्या क्या होंगे। सब तो इसके 3 मेथड हैं। तो सबसे पहले हो गया एल्बो मेथड। तो इस मेथड में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है जिसमें एक्स एक्सिस हो गया जिसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स लिखते हैं, और वाई एक्सिस हो गया विद इन क्लस्टर वेरिएशन होता है, उसमें वो आता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड विद इन क्लस्टर वेरिएशन, ये आपका वाई एक्सिस में आ गया। तो जिस पॉइंट पर वेरिएशन का डिक्रीज स्लो हो जाता है और ग्राफ में एल्बो जैसा बेंड बनता है, वही ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के मानी जाती है। तो द पॉइंट वेयर द डिक्रीज इन वेरिएशन स्लोज डाउन, तो जब वेरिएशन जो होते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं और वहाँ पे एक एल्बो शेप बन जाती है, तो वही हम मानते हैं दैट इज ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट मेथड इसके अंदर हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस मेथड में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के ट्राई की जाती हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। तो जो वैल्यू ऑफ के क्लियर, स्टेबल और इजीली इंटरप्रेटेबल क्लस्टर्स प्रोड्यूस करती है वही सिलेक्ट की जाती है। दैट इज आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। द वैल्यू ऑफ के दैट प्रोड्यूसेस क्लियर, स्टेबल एंड इंटरप्रेटेबल क्लस्टर्स इज सिलेक्टेड। थर्ड पॉइंट हो गया इसके अंदर, दैट इज मैनेजरियल जजमेंट। तो फाइनल वैल्यूज ऑफ के प्रैक्टिकली यूजफुल होनी चाहिए तो मार्केटिंग डिसीजंस के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स होते हैं उनको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है और काफ़ी कम क्लस्टर्स में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। तो इसके अंदर यही है, द फाइनल वैल्यू ऑफ के शुड बी प्रैक्टिकली यूजफुल होनी चाहिए। Too many clusters are difficult to manage, while too few may hide important differences। तो बेसिकली इसके लिए जो फाइनल वैल्यू है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो यूजफुल होनी चाहिए हमारे मार्केटिंग डिसीजंस के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो हमने पढ़ी थी और जो नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग है दैट इज के मींस क्लस्टरिंग, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो नेचर के अंदर देखते हैं पहली बात हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। तो बेसिकली ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में क्लस्टर्स बनाते हैं। तो दैट इज स्टेप बाय स्टेप चलता है एक हायरार्की के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स बनते जाते हैं, दैट इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। अब वही के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या होता है, प्री डिफाइंड के क्लस्टर्स में डेटा डिवाइड करा जाता है। डेटा डिवाइड इनटू प्री डिफाइंड के क्लस्टर्स, पहले से डिफाइंड होते हैं कुछ क्लस्टर्स, उन्हीं में डेटा डिफाइंड किया जाता है, उन्हीं में डेटा डाला जाता है। तो दैट इज आपका के मीन्स क्लस्टरिंग का नेचर ये हो गया। नंबर ऑफ क्लस्टर्स हो गए, तो इसके अंदर अब हायरार्किकल में क्या होता है, इसको पहले से फिक्स नहीं होते। के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर ये ऑलरेडी पहले से ही एडवांस के अंदर हम फिक्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका आउटपुट। तो आउटपुट के अंदर हायरार्किकल के अंदर बनता है डेंडोग्राम बनता है, एक डेंडोग्राम जिसके बारे में हमने बात की थी, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बनता है इसके अंदर। एंड फॉर के मीन्स क्लस्टरिंग प्रोड्यूसेस क्लस्टर मीन्स सेंट्रोइड्स। तो इसके अंदर ये बनते हैं क्लस्टर मीन्स सेंट्रोइड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस क्लस्टर मीन्स दैट इज सेंट्रोइड्स। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्लस्टर्स कैन नॉट बी चेंज वंस फॉर्म्ड। तो जब क्लस्टर बन गए तो उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता हायरार्किकल के अंदर। वहीं बात करते हैं
नॉन हायरार्किकल दैट इज के मींस क्लस्टरिंग के अंदर, तो ऑब्जेक्ट्स कैन मूव बिटवीन क्लस्टर्स, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लस्टर्स के बीच में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया जो हायरार्किकल हो गया वो स्मॉल डेटा सेट्स के लिए अप्रोप्रिएट है, और जो के मींस क्लस्टरिंग हो गया वो लार्ज डेटा सेट्स के लिए अप्रोप्रिएट है। अब नेक्स्ट हो गया मोर टाइम कंज्यूमिंग, जो अब हायरार्किकल होता है उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और के मींस क्लस्टरिंग जो जल्दी भी होती है और ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है। अब हायरार्किकल के अंदर क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट जो होता है तो डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो अब जो के मींस क्लस्टरिंग होता है वो जो फाइनल सेगमेंटेशन होता है वो उसमें ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोनों का ये इनका डिसीजन सपोर्ट में ये इस तरीके से हेल्प करते हैं। तो गाइज दैट इज आपका ये टॉपिक भी यहीं पे एंड होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं हम टारगेटिंग के बारे में। तो टारगेटिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को इवेल्युएट करना और उनमें से एक या ज़्यादा सेगमेंट सेलेक्ट करना जिनको फर्म जो है वो सर्व करेगी। तो सेगमेंटेशन के बाद जब सेगमेंटेशन हम कर लेते हैं उसके बाद सबसे अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल सेगमेंट जो होते हैं अब हमें को वो चूज करने होते हैं। ठीक है, तो दैट इज आपका टारगेटिंग हो गया। टारगेटिंग द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, जो हमने पहले सेगमेंट बनाए थे जो डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था लोगों को, अब उसमें से हमें सिलेक्ट करना एक या उससे ज़्यादा जिनको हमको सर्व करना, जिनको हमने लेट्स सपोज अपना सामान हमको बेचना है। ठीक है, तो आउट ऑफ सेगमेंट्स हम चूज करेंगे हमें कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है। दैट इज आपका टारगेटिंग। अब टारगेटिंग फर्म्स को हेल्प करता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स पर फोकस करने में, रिसोर्सेज होते हैं उनकी वेस्टेज कम करने में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने में। दैट इज इसके बेनिफिट्स यही होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्वॉट एनालिसिस फॉर टारगेटिंग डिसीजंस। तो स्वॉट एनालिसिस होता है एक टूल है जिसका यूज़ टारगेट मार्केट सेलेक्ट करने से पहले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। दैट इज सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ्स फर्म्स के इंटरनल एडवांटेज होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज हो गई फर्म की, लॉयल कस्टमर्स हो गए, स्किल्ड वर्कफोर्स हो गई या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सब होते हैं इंटरनल एडवांटेजेस ऑफ अ फर्म, दैट इज स्ट्रेंथ्स हो गए इनके। वीकनेसेस हो गई इनकी, वीकनेसेस फर्म के इंटरनल लिमिटेशंस होती हैं, इंटरनल लिमिटेशंस सच एज लिमिटेड रिसोर्सेज कम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थोड़ा बेकार सा है, या फिर जो उनके प्रोडक्ट है उसके बारे में ब्रांड की अवेयरनेस, लोगों को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता भी है। दैट इज उनकी वीकनेस। थर्ड अपॉर्चुनिटी हो गई। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो एक्सटर्नल फेवरेबल फैक्टर्स होती है। अब जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, दैट इज मार्केट डिमांड। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गई। अब लोग क्या हो रहे हैं आजकल, मे भी कोई नया टाइप का प्रोडक्ट चल रहा है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई। अब टेक्नोलॉजी जो हो रही है हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर ही है। तो दैट इज आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फोर्थ पॉइंट हो गया थ्रेट्स। तो थ्रेट्स एक्सटर्नल चैलेंज होते हैं, जैसे इंटेंस कंपटीशन। अब एक थ्रेट मतलब डेंजर जो हमारे बिजनेस को हो सकता है, दैट इज इंटेंस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, या फिर जो चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो जिससे हम हो सकता है हमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, तो उससे हमारे प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डिमांड हो सकता है कम हो जाए। या फिर कोई सब्सिट्यूट गुड्स आ गए, तो जैसे हमारे कोई कोला की कोई कंपनी है, तो मान लेट सपोज दूसरी कोई कंपनी आ गई वहाँ पे, तो और अगर बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो लोग ऑब्वियस ये बात है कि सेम प्रोडक्ट है तो लोग वहाँ पे जाएंगे। तो दैट इज एक थ्रेट भी यहाँ पे हो जाता है। तो दैट इज आपका स्वॉट एनालिसिस यही था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर टारगेटिंग डिसीजंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग का मतलब होता है कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट या ब्रांड की क्लियर और डिस्टिंक्ट और डिजायरेबल इमेज क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट करना कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन के अंदर। तो पोजीशनिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड डिजायरेबल इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। दैट इज आपका पोजीशनिंग है। तो पोजीशनिंग का मेन एम होता है कंज्यूमर के माइंड में एक यूनिक प्लेस ऑक्यूपाई करना, जो काफ़ी कुछ बेसिस पे हो सकती है, जैसे प्राइस। अब जैसे हमारा कोई प्राइस कम है, या फिर हमारी क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स हम ज़्यादा ऑफर करते हैं, या फिर यूसेज ज़्यादा है, तो दैट इज़ हमारे ये सब क्वालिटीज़, ये सब फीचर्स हो गए, इनके थ्रू एक कंज्यूमर के ब्रांड में एक अच्छी इमेज बनाना
एक कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छी इमेज बनाना, दैट इज पोजिशनिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग क्या कहता है। तो पोजिशनिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर ब्रांड को कैसे परसीव करता है, ना कि सिर्फ कंपनी या कम्युनिकेट करना चाहती है। इसमें की बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स हाईलाइट किए जाते हैं जो ब्रांड को डिफरेंट और जो है और सुपीरियर बनाते हैं। तो इफेक्टिव पोजिशनिंग क्या होती है, ब्रांड को ईजिली मेमोरेबल बनाता है और ब्रांड लॉयल्टी होती है वो भी बिल्ड करता है और फर्म्स को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। तो दैट इज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग होता है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसका यूज कंज्यूमर परसेप्शंस को विजुअली रिप्रेजेंट करने में जाता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर के क्या परसेप्शन है ऑफ ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स। तो ये दिखाता है कि कंज्यूमर्स कॉम्पीटिंग ब्रांड्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को कैसे देखते हैं। अब जैसे 2-3 सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर कंपनीज है, तो वो सेम चीज़ें ऑफर करती हैं काइंड ऑफ, तो उनमें क्या क्या चीज़ें उनको सेम लगती हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें फ़र्क लगता है। तो बेसिकली ये शो करता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग कॉम्पीटिंग ब्रांड्स। तो MDS दैट इज मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग कंज्यूमर परसेप्शन डेटा को परसेप्चुअल मैप में कन्वर्ट करता है जहां ब्रांड्स को 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स के फॉर्म में शो किया जाता है। और दैट इज आपका MDS का कॉन्सेप्ट ये था। अब बात करते हैं इसके एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज परसेप्चुअल मैप्स। अभी हमने यहाँ देखा कि MDS को कन्वर्ट करते कंज्यूमर परसेप्शन को परसेप्चुअल मैप के अंदर। अब परसेप्चुअल मैप होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो परसेप्चुअल मैप होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ब्रांड्स को कंज्यूमर परसेप्शंस के बेसिस पर दिखाता है। तो हर पॉइंट एक ब्रांड या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस परसीव्ड सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस दिखाता है। जो कोई 2 पॉइंट उनके बीच का जो गैप है तो वो बताएगा कि सिमिलैरिटी है उनमें या डिफरेंस है। तो ब्रांड्स क्लोजर टुगेदर सीन सिमिलर। तो अगर दो ब्रांड क्लोजर हैं तो दैट मीन्स वो ज़्यादा सिमिलर हैं। वहीं 2 ब्रांड्स अगर थोड़े दूर हैं तो दैट मीन्स उनमें ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो दैट इज आपका ब्रांड्स क्लोज आर सीन एज सिमिलर वाइल दोज हु आर अपार्ट आर डिफरेंट। क्लोज सिमिलर एंड अपार्ट डिफरेंट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इंटरप्रेटिंग डायमेंशंस इन परसेप्चुअल मैप्स। तो पहली बार डायमेंशन होता है क्या ये देखते हैं। तो डायमेंशंस वो की एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर वो की फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पर कंज्यूमर ब्रांड को कंपेयर करते हैं। अब एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से हमें कोई कंपैरिजन करना है तो हम किस बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर होता है उसके प्राइस, कि हमारी कंपनी का प्राइस ज़्यादा है फिर सामने वाली की कंपनी का प्राइस ज़्यादा है। क्वालिटी कैसी है, टेस्ट कैसा है, ड्यूरेबिलिटी होगी, स्टाइल हो गया, ये सब होते हैं फैक्टर्स इसके। तो डायमेंशंस के अंदर की फैक्टर्स आते हैं और ये सब किसके की फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफाइंग द एक्सेस। तो परसेप्चुअल मैप के अंदर 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंज्यूमर परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन एक्सेस की इंटरप्रिटेशन मार्केट नॉलेज और कंज्यूमर डेटा के बेसिस पर की जाती है। तो दैट इज आपका आइडेंटिफाइंग द एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड पोजिशनिंग इंटरप्रिटेशन। तो मैप पर ब्रांड की पोजीशन ये बताती है कि वो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसे परसीव की जाती है। तो अगर कोई एम्प्टी गैप है तो मतलब दैट इज वहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं क्लस्टर्स हो गए, जैसे क्लस्टर हैं तो वहाँ पे ये दिखाता है कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है। क्लस्टर्स शो इंटेंस कंपटीशन, वाइल गैप्स अगर परसेप्चुअल मैप पे गैप है तो वो दिखाता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो गाइज आपका ये यूनिट 2 यहीं पे एंड होता है। एंड इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ़ यू वांट नोट्स मिल रहे हैं ओनली फॉर ₹19 एंड दैट इज़ फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के लिए ही हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन बाय यूजिंग गूगल फॉर्म, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक you so much for watching. See you in the next video.